और एक दिन हम दोस्तों के साथ जा रहे पैक सैक बिखर गए, तो वो अलग सा ही एक निशान दिखने लगा। हाँ, डीपली ये मैं रिग्रेट करता हूँ। हेडलाइट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, इन्होंने कम से कम प्रोजेक्टर एलईडीज देने चाहिए 20 लाख की गाड़ी में, लेकिन वो जो एक फील आना चाहिए ना, क्योंकि बॉक्सी है गाड़ी तो मज़ा नहीं आ रहा। जैसे 7 8 9 स्पीकर होने चाहिए। आपने इसको अभी तक कितनी स्पीड तक मैक्सिमम चलाया है? सच कहूँ, हाँ सच। 215 215, यानी कि आपने तो 5 किलोमीटर चलाई मैंने 215 ऑन हाईवे। दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने न्यू XUV 700 AX5 वेरिएंट है, डीजल मैनुअल में है और 7 सीटर के अंदर है। हमारे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर अमित जी। इनसे आज हम बात करेंगे कि इन्होंने ये गाड़ी क्यों खरीदी, किस प्राइस के अंदर इनको मिली है, इससे पहले वो कौन सी गाड़ी चला रहे थे, और इस गाड़ी को खरीदते टाइम उन्होंने किस किस गाड़ी को चला के देखा, फिर उन गाड़ियों को क्यों रिजेक्ट किया। क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी आती है काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास खुल जाते हैं। इवन महिंद्रा के अंदर ही स्कॉर्पियो एन जो है वो भी आजकल काफ़ी डिमांड में है और XUV 700 से ज़्यादा बिकती है। तो अगर आप भी एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट भी 15 से लेकर 20 लाख रुपए तक का है, तो आप भी कंफ्यूज होंगे कि आप हुंडई क्रेटा खरीदें, किया सेल्टोस खरीदें, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, MG हेक्टर, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, इतने सारे ऑप्शंस, और इवन XUV 700 तो इसके अंदर है ही। तो ये 7 8 गाड़ियां हैं जो 5 सीटर और 7 सीटर की कैटेगरी में यहाँ पे आ जाती है और इसी प्राइस के अंदर वेरी करती हैं। तो अमित जी कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ अमर, वेलकम एंड थैंक यू दैट यू हैव कॉल्ड मी। जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने एक अपना सपना पूरा करा, एक गाड़ी ली। यस, थैंक यू वंस अगेन। और इससे पहले आप क्या चला रहे थे? इससे पहले मैं क्रेटा चला रहा था, SX 2020 मॉडल। डीजल? मैंने वो, हाँ, डीजल चला रहा था, 3 साल चलाया और वो लगभग 1,04,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी थी मैंने। 3 साल में 1 लाख 3 किलोमीटर? साल में 1,04,000। तो यानी कि रनिंग आपकी काफ़ी हाँ, ज़्यादा अच्छी मेरी है। हर मंथ की रनिंग अप्रोक्सीमेट 2,500 से 3,000 किलोमीटर पर मंथ है। ठीक है, तो वो गाड़ी फिर आपने चेंज किस लिए कर दी? वो उस गाड़ी का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया था। आगे से, पीछे से एक होंडा अमेज ने मारी और आगे एक स्कोडा गाड़ी थी और मैं कहीं यू टर्न लेने के लिए वेट कर रहा था। वो ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ था, उसको नहीं ध्यान में रहा और ऑल ऑफ सडन हुआ रात को 9 सवा 9 बजे। फिर जब गाड़ी रिपेयरिंग के लिए गई तो हुंडई वालों ने बोला कि इसका पूरा बूट स्पेस कट के और फिर दोबारा पेस्टिंग होगी। जब गाड़ी का एक बार कोई पार्ट कट के दोबारा लगता है तो फिर उसका अलाइनमेंट और वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो मैंने फिर टोटल लॉस में दे दी और मैंने उसका इंश्योरेंस अमाउंट ले लिया। ठीक है, तो फिर आपने सोचा कि एक सेफ्टी की एक तरफ। सेफ्टी, हाँ, सेफ्टी तो पहली बार महसूस हुई क्योंकि गाड़ी इसने बुरे तरीके से लगी, आगे से, पीछे से लगी और आगे स्कोडा थी, उसका कॉर्नर वॉर्नर सब पूरा डैमेज हो गया। और इवन उस गाड़ी को तकरीबन 2.25 लाख रुपए का खर्चा था रिपेयरिंग का। और उसके बाद कोई गारंटी नहीं थी कि गाड़ी कैसी चलेगी। और मेंटली भी बंदा डिस्टर्ब ही हो जाता है। यस, गाड़ी एक्सीडेंटल हो जाती है, उसके बाद मार्केट में उसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिलती। और वैसे भी 2024 के अंदर भी रिसेंटली जनवरी में रिसेंटली वो नया मॉडल लॉन्च कर दिया। तो एक्सीडेंट हो गया, खैर वो तो एक अलग चीज़ थी। फिर आपने एक नई गाड़ी का प्लान करा। मेरे को नई गाड़ी का प्लान करने में तकरीबन 6 महीने लगे। मैंने कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ देखी, अलग अलग मोमेंट पे ट्रायल लिया मैंने। और पेट्रोल में जाने के इच्छुक था मैं, लेकिन मेरी रनिंग ज़्यादा है और मेरा घर भी बहुत दूर है, यहाँ मोदी नगर से लगभग 400 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ राजस्थान में जी। तो डीजल मेरी प्रायोरिटी थी। और जितनी भी गाड़ियाँ मैंने डीजल में आइडेंटिफाई की वो 18 से 20 लाख की और 29-30 लाख तक की रेंज में थी। जी। मुझे जाना था 18 से 20 की रेंज में। तब मेरी नज़र पड़ी और मेरे एक दोस्त हैं आकाश चौधरी, जो अभी महिंद्रा में ही काम कर रहे हैं, क्रेटा भी उन्होंने ही दी थी। मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, उन्होंने मेरी चॉइस पूछी, फिर उन्होंने मुझे एक गाड़ी ऑफ़र की ये, और मैं स्कॉर्पियो एन पे जाना चाह रहा था। ठीक है। मुझे स्कॉर्पियो एन के लुक्स, उसके डायनामिक लुक्स, रोड प्रेजेंस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था, अट्रैक्ट कर रही थी वो। अट्रैक्ट कर रही थी। और गाड़ी मैंने चला के देखी, मेरे दोस्त के पास है, ब्लैक कलर में नया मॉडल। मेरे को गाड़ी का ड्राइविंग डायनामिक्स भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है। स्कॉर्पियो का। और उस गाड़ी की एक रोड पे जब चलती है ना तो आपके अंदर एक अलग फीलिंग आती है। वो भोकाल है उसका। हाँ, टशन जो कहते हैं ना, वो स्कॉर्पियो एन में है। बट मैं एक प्रोफेशनल कंपनी में काम करता हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उस हिसाब से मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने और उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं, ये जाना ही है तो SUV लेनी है तो XUV 700 देखो। तो मैंने 3 ट्रायल लिए पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन के,
और मैंने उसे डिफरेंट लेवल पे 40, 60, अराउंड 65 किलोमीटर तक मैंने उसे चलाया, ड्राइव किया। लंबा ड्राइव महिंद्रा ने, हाँ, लंबा ड्राइव किया और ऑटोमेटिक वर्जन का किया। ठीक है। मुझे वो पता नहीं गाड़ी इतनी पसंद आ गई, गाड़ी का स्टीयरिंग इतना स्मूथ, और इवन ऑटोमेटिक में भी आप गियर चेंज होता है तो पता नहीं लगता। इट्स बेटर देन सीवीटी। और वो 200 मैं bhp होंडा है। सिटी का और होंडा एलिवेट का सीवीटी मानता था कि उससे अच्छा कोई सीवीटी नहीं है, बट महिंद्रा ने मेरे को गलत साबित कर दिया। ठीक है। इसका वाकई ऑटोमेटिक भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैं डीजल ट्रायल नहीं ले पाया, लेकिन एक मन बन चुका था। फिर अंदर का मैंने इंटीरियर देखा, पैर स्पेस वगैरह देखा, काफ़ी सारा सीटों का कंफर्ट देखा, तो मुझे पता नहीं, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। हालांकि मैं AX5 ले रहा था, 5 सीटर, और पीछे मुझे बूट स्पेस चाहिए था। तो मैंने सोचा कि बाद में एक गद्दा डाल दूंगा, कल को किसी बच्चे को या बेटी को सोना होगा तो वो सो जाएंगे, या जैसे हम लोग भी जाते हैं आपस में फ्रेंड लोग, तो एक तरफ सामान रखा है, एक तरफ आराम से अपना लेट के जाओ। बट देन आकाश सजेस्टेड मी कि सर आप 7 सीटर ले लो, 50-60 हज़ार रुपये के डिफरेंस मत देखिए, ऑप्शन लेके चलो। हाँ, क्या ऑप्शन लेके चलो, बाहर मार्केट में सीटें नहीं लगेंगी, फिर रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 5 का और 7 का होगा, चालान का भी डर है। तो दैट्स वाई फिर मैंने देखा तो 80,000 रुपये का मामूली सा डिफरेंस था, तो मैं क्या, चलो 7 ही लेते हैं। तो फिर आपने इसमें मैनुअल क्यों खरीदी? मैनुअल इसलिए कि ऑटोमेटिक डीजल का ट्रायल नहीं ले पाया था। पेट्रोल तो ऑटोमेटिक बहुत पसंद आया, बट पेट्रोल की माइलेज को देखते हुए और मेरी रनिंग देखते हुए ना, वो कहीं कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा था। और फिर मैंने मैनुअल लिया, क्योंकि मैनुअल ही मैं क्रेटा चला रहा था। और मैनुअल में एक तो पंच भी अलग है। मैनुअल का एक पंच अलग रहता है हमेशा, जब भी आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो वो मिलता है गियर में। फिर आता हूँ इस गाड़ी को छाड़ने से पहले। हाँ, इससे पहले और क्या क्या देख लिया था? इससे पहले मैंने क्रेटा देखी, नया वाला मॉडल, बट दोबारा? मुझे नहीं अच्छा लगा, हाँ, और उसके फ्रंट ग्रिल नहीं पसंद आई। फिर उन्होंने इंजन स्पेक में कोई चेंज नहीं किया। अंदर का इंटीरियर जो दिया, नो डाउट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा लाइट भी कर दिया। और उसके अलावा जो स्क्रीन दिया है वो ऐसा लग रहा है सेल्टोस के कंपैरिजन करें तो वो उल्टा रख दिया। तो ये एक दो कारण थे कि मेरे को थोड़ा लुक उसका नहीं पसंद आया क्रेटा और का। ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर ये तो कई मुकाबले में ही नहीं होती है। नहीं है, यहाँ इनमें तो आदमी एक्सेलरेशन पे पैर दे दे के थक जाए, स्ट्रगल करता है। पावर में पंची नहीं है, और पतरा गाड़ी है बिल्कुल। सेफ्टी एक इम्पोर्टेंट रीज़न था जिसके कारण मैंने इन दोनों गाड़ियों को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। हालांकि मैं फिर भी ट्रायल लेके आया दोनों गाड़ियों का, बट मैंने नहीं कंसिडर किया। ठीक है। और फिर मैंने सेल्टोस भी देखी। सेल्टोस का सस्पेंशन अभी भी उस डिज़ायर्ड लेवल का नहीं आया जो मेरी फीलिंग है डीजल इंजन में। पेट्रोल तो पंची है, नया वाला मॉडल जो है, फीचर क्रेटा से भी ज़्यादा है उसमें, 3-4 लुक्स भी बेटर हैं, एलिगेंट लुक है, नो डाउट। लगता है कि हाँ 2024 की गाड़ी है। हाँ, बट सेल्टोस अगेन दो, एक सस्पेंशन और सेफ्टी फीचर, मैंने थोड़ा उसे साइडलाइन कर दिया। फिर आप टाटा पे गए? हाँ, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी है। टाटा पे गया मैं, बट टाटा का मैं ट्रायल नहीं ले पाया। और पुरानी हैरियर जब मैंने चलाई थी, नए वाली हैरियर और सफारी लॉन्च से पहले, तो मुझे उसका एक तो स्टीयरिंग पहले हाइड्रोलिक आता था, हाँ। दूसरा उसकी जो पीछे की रियर सीट है उसमें रिक्लाइन ऑप्शन वगैरह नहीं है। फिर फ्रंट में आप बैठते हैं तो आपके पैर अड़ते हैं, हाँ, वो डैशबोर्ड में अभी भी जो हमारा नहीं है। फिट फिनिश बहुत अच्छा किया है उन्होंने अभी, वो मैं ये मानता हूँ महिंद्रा से भी शायद ज़्यादा अच्छा होगा, प्लास्टिक क्वालिटी और उनमें इम्प्रूवमेंट है। दूसरा उसके सर्विसिंग का भी डाउट था, प्लस लोग ये कहते हैं टाटा ने इम्प्रूव तो किया है, 80,000 के बाद में आपको टाटा की गाड़ी प्रॉब्लम देने लग जाती है। तो हम बात कर रहे थे टाटा के बुढ़ापे के बारे में। जैसे कि इससे पहले सफारी स्ट्रॉम आती थी, नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन बुढ़ापा ख़राब है, मेंटेनेंस एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा लेती है। हाँ, मेरे बड़े भाई के पास में टाइम में टाटा सफारी स्टॉर्म थी, मैंने चलाया उस टाइम। खैर गाड़ी का पिकअप वगैरह अपने टाइम में बेस्ट होगा, कंफर्ट लेवल भी अच्छा था, बट हमेशा वो गाड़ी की सर्विसिंग के बारे में कंप्लेंट करता कि आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, बहुत जाना पड़ता है। अच्छा, सर्विस कंप्लेंट में भी महिंद्रा का भी इशू है, ऐसा नहीं है, बट महिंद्रा ने जो रिनोवेशन किया है या जो ड्राइविंग डायनामिक्स में चेंज किया है, इवन गियर शिफ्टिंग, जब मैंने इसका ट्रायल लेने के बाद ही चलाई तो मुझे गियर शिफ्टिंग भी अच्छा लगा, और स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है इसका। एक अंगुली से मैं इतनी बड़ी गाड़ी को
हैंड ओवर कर सकता हूँ, मतलब चला सकता हूँ, मैं ड्राइव कर सकता हूँ इजीली। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब मैं XUV 700 चलाई थी तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था चलाने में, अंदर बैठ के जब चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बलिनो को हम घुमा रहे हो। हाँ, एक हैचबैक, यस। इतनी कम जगह, इतनी अच्छी इसकी कटिंग, सब कुछ इतना अच्छा, इतना स्मूथ है। इसका व्हील बेस भी बहुत अच्छा है। हाँ, इस स्पेस कारण काफी भी अच्छा है। एक और ऐसे 3-4 रीज़न थे। एक हमारे बॉस हैं मिस्टर सुदीप गोयल, उन्होंने अपने लिए वो हुंडई टुस्कॉन गाड़ी देखी। फिर जब मैंने उसका टेक्निकल स्पेक पढ़ा तो उसका इंजन नियर अबाउट 182 bhp है और 400 Nm का टॉर्क है। मुझे सेम टॉर्क इस गाड़ी में मिला जो कि हाफ रेट में। 20 लाख की गाड़ी है और हाफ रेट में, और सेम कंफर्ट मिला। नो डाउट हुंडई की फिट फिनिश अच्छी है, सर्विसिंग अच्छी है और उसका प्रीमियम ब्रांड है। मे भी अगला टारगेट भगवान ने चाहा तो वही एक बार चला के देखेंगे। बट टेक्निकल स्पेक, इंजन स्पेक, मतलब एक मेरा मेन था। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इसका सस्पेंशन। और 1-2 लंबी ट्रिप लगाई हैं वृंदावन वगैरह की, तो मैंने ऑब्जर्व किया जो सीट के बम्पीनेस है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका टायर अपने आप कर लेता है और आपको पता भी नहीं लगता है। गाड़ी मैनेज कर लेती है सब गाड़ी कुछ। मैनेज कर लेती है। फिर मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि पापा ब्लैक कलर। जब हम डीजल गाड़ी और देखने गए दोबारा, मैं और मेरी बेटी, ये गाड़ी अनफॉर्चुनेटली उसी दिन उतरी थी महिंद्रा शोरूम पे। और आपको दिख गई सामने? दिख गई। मैंने इसे देखा, थोड़ा ग्लोस का डाउट लगा पेंट का, बट मैं क्या मैनेजेबल है। धीरे धीरे अल्टीमेटली ब्लैक कलर डल ही होता है। मैं क्या ये थोड़ा सा 1-2 साल ज़्यादा ले लेगा। और डिलीवरी पूछा, 1 महीना बोला उन्होंने, बट मेरे को 20-22 दिन में गाड़ी उन्होंने डिलीवर कर दी। तो आपको ये कितने में पड़ी ऑन रोड? ऑन रोड मेरे को BH नंबर के साथ 21 लाख में गिरी है। 19.29 लाख इसका एक्स शोरूम था और 75,000 इंश्योरेंस, 20 ग्रीन टैक्स, 20 TCS प्लस रोड असिस्टेंस वगैरह, और 1 साल की मैंने वारंटी एक्सटेंड कराई 4 ईयर की, 3+1 अभी। एंड तो 21 की वो पड़ी, प्लस कुछ एसेसरीज वगैरह लगाई मैंने करोल बाग से और हो रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, ऑडियंस को भी दिखाते हैं। फुट स्टेप आपने लगवाया है यहाँ पे? हाँ, फुट स्टेप तो खैर महिंद्रा ने लगा के दिया मेरे को, और फुट मैट भी मेरे को महिंद्रा ने ही दिया, अच्छे से गिफ्ट दिया मेरे को ये मैंने सीट कवर करोल बाग से लगाए हैं, ऑटो मैजिक कार डेकोर, हिमांशु और जितेन। और आप देखिए पूरी फिट फिनिश पहले वही करते हैं महिंद्रा का सबसे ज़्यादा काम वहाँ पे। हाँ, स्कॉर्पियो एन का भी और XUV 700 का। और इसमें जब आप बैठ के देखते हैं ना, मतलब ऐसे कंफर्ट लेवल देखो आप, इसका पैर नहीं अड़ता यहाँ कहीं भी। और फिर एक जो व्यू आता है इसका बैठ के, प्रॉपर रोड व्यू है। आपको छोटे मोटे गड्ढे भी दिखाई दे जाएंगे, आपको बोनेट भी दिखाई दे रहा है, और अच्छा खासा ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा है, क्लास्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होता यहाँ। और जो क्रेटा मेरी SX में फीचर थे, जैसे क्रूज कंट्रोल है, सनरूफ है, और LED ये लैंप्स है अंदर, और बाहर भी LED है। तो ये कुछ फीचर ऐसे थे जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका था और मेरे को सेम इसी गाड़ी में मिल रहे थे। डिग्रेड नहीं करना था। डिग्रेड नहीं करना था एटलीस्ट। ठीक है। और इजी टू इनग्रेस और आउटग्रेस भी अच्छा है गाड़ी का। और बैक स्पेस नो डाउट, असली मज़ा इस गाड़ी का यहाँ इस सीट पे है कि ड्राइवर होना चाहिए और यहाँ चलाओ। और रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। बहुत अच्छा है, रिक्लाइन एंगल है, ये सीट फोल्ड हो जाती है। हाँ, टंबल सब। और 2 बच्चे यदि पीछे बैठना चाहें 8-10 साल के, अभी तो मैंने सीटें फोल्ड कर रखी हैं। आइए मैं बैक स्पेस से दिखाता हूँ। मुझे तो लगता है सीट फोल्ड ही रहती होंगी, बूट यूज़ करने हाँ, का अभी तो मैं फोल्ड का और है, और मेरा तो इरादा है कि मैं इसमें एक 3 इंची का अच्छा सा मेमोरी फोम का गद्दा बनवाऊंगा। और यदि सामान कम रहा, इस तरह का फोल्डेबल, कि तो एक बंदा यहाँ लेट ले, या सामान जैसे एक साइड फोल्ड हो गई तो एक तरफ पड़ा रहा, या दोनों तरफ, मान लो कहीं लॉन्ग ड्राइव जा रहे हो, और नहीं तो यार दोस्त ही जा रहे हैं। एक अच्छी चीज़ और है, हाँ, इसके अंदर गहराई नहीं है, जैसे क्रेटा में भी नहीं थी। हाँ है, अगर आप कहीं जा रहे हो, ऊंचाई भी ज़्यादा और है, आपको कहीं बैठ के आराम से कॉफ़ी पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो आप इस तरफ फेस करें, आराम से बैठें। और मेरी बेटी लगभग 5 फुट 6 इंच है, वो इस सीट पे बैठ गई, और फिर भी उसका हेड जो है वो कम से कम इतना नीचे था। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि जैसे आप गाड़ी से उतरे, काफ़ी देर से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इस तरफ को भी फेस करके बैठ सकते हो। हाँ, हम ऐसे भी बैठ सकते हैं।
ये भी एक इसका वो है कि Positive आराम point से है बैठ गए, और ये बैठने के लिए स्पेस अच्छा है। हमर ये है इसका सनरूफ, बहुत चौड़ा है, इवन एक और पतला सा दोस्त हो तो वो भी आ जाए। लेकिन मैं आपके सब्सक्राइबर को सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका यूज़ खाली फ़न के लिए करें और ज़्यादा नहीं। और 2 से चलती हुई 3 गाड़ी में ना ही किलोमीटर और करें। चलती हुई गाड़ी में ना करें, और करो तो अंदर के नीचे के विंडो ज़रूर ओपन कर लेना ताकि एयर पास हो जाए, ताकि कोई एक्सीडेंटल वो ना हो। ये मेरी एडवाइस रहेगी। नहीं, मेन चीज़ ये भी है कि सनरूफ सब यूज़ तो करते हैं लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ करना नहीं जानते। हाँ, वैसे मैं भी इसमें आपको सफाई लेना- करने में दिक्कत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कंफर्टेबल है। कोई कचरा वगैरह कुछ नहीं अटकता? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक सारे चैनल वगैरह सब क्लीन पड़े हैं। टाइम टू टाइम देखो हर चीज़ वो है। एक कमी मैं ज़रूर बतानी भूल गया XUV 700 की, जी। वो है इसका रियर कैमरा। ना तो उसकी क्वालिटी है, ना उसकी स्क्रीन की चौड़ाई है, और यदि जैसे मैंने ब्लैक गॉगल यूज़ करता हूँ, ये लगा रखा है और पीछे मैं बैक कर रहा हूँ गाड़ी, तो दिखाई भी नहीं देता कि क्या है, और बिल्कुल छोटा सा विंडो आता है उसका। तो ये ज़रूर ये मैं एक negative है। महिंद्रा से कहूँगा कि ये चीज़ आप प्लीज़ इम्प्रूव करो और SD कैमरा लगाओ और उसकी विड्थ बढ़ाओ। 10.25 इंचेस का स्क्रीन है, तो कम से कम 6 इंची 8 इंची की तो विड्थ लेंथ होनी चाहिए उसकी। हाँ, ये मतलब ना के बराबर है। ये ना के बराबर है, ये आई वॉश है। मैंने बाहर भी कोशिश की इसे चेंज कराने की, लेकिन अभी उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं किस दिन इसे बदलवाऊँगा। ये एक काम मेरे को करवाना है। अब मुझे बताओ, जैसे ये सारी बातें हो गई इसके इंटीरियर एक्सटीरियर की, ठीक है, माइलेज कितना मिल रहा है आपको? माइलेज जो मैंने अभी 2795 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। और मेरी ये 6th टैंक फुल रनिंग हो रही है। 5 टैंक आपने ख़त्म कर दिए? हाँ, 5 टैंक, और मेरी लगभग डेली की 12 से 12 दूनी 24 से 30 किलोमीटर आप यूँ मानो कि मोदी नगर लोकल है, 20 किलोमीटर मेरा हाईवे है, डेली 80 किलोमीटर की रनिंग है। तो उस हिसाब से 12 से 14 के आसपास, इससे ज़्यादा मैंने इसका माइलेज देखा नहीं। 12-13 ये मेरी नॉर्मल ड्राइविंग में है। और ये जो माइलेज है आपका 12 से 13, इस दौरान जब आप गाड़ी चलाते हो, जो आपका डेली ट्रैवल है अपने घर से मोदी नगर का, गाड़ी टॉप गियर में जाती है? बहुत कम, अदरवाइज़ तो 4th और 5th गियर में ही गाड़ी चलती है। 3rd 4th 5th। क्योंकि ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है कि गाड़ी जब तक टॉप गियर में नहीं जाएगी, जब तक इफिशियंसी भी नहीं मैंने आएगी। बता दिया ना, 3rd 4th 5th। और इस गाड़ी की यूनिकनेस ये है कि यदि आपकी गाड़ी मान लो 4th गियर में और एकदम लो स्पीड भी होगी, 30 भी आ गई, तो गाड़ी का इंजन इतना रिफाइंड है, आपको वो जैसे डीजल गाड़ी में होता है ना, झटके देके और फिर लो एंड टॉर्क अच्छा है। लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, आपकी गाड़ी वापस उड़ जाती है आप जैसे ही एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है। तो एक मेरे को इसके इंजन के रिफाइनमेंट की ये बात बहुत अच्छी लगी। हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है? कम है। कम है? हाँ, डीपली, ये मैं रिग्रेट करता हूँ। हेडलाइट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। इन्होंने कम से कम प्रोजेक्टर LEDs देने चाहिए 20 लाख की गाड़ी में, प्रोजेक्टर LEDs देने चाहिए और थोड़ी अच्छी रोशनी के साथ। अच्छी लेंथ तक देनी चाहिए। मे भी हो सकता है जब महिंद्रा में बात की, वो कहते हैं कि हमें 5 स्टार रेटिंग के वो देखनी है, तो हमें अपर लेवल पे नहीं देना, ये है। खैर, बट वो आपको सब- फील होता है कि हाँ कम है। हाँ, हेडलाइट कम है, रात को चलाने लायक ज़्यादा मतलब गाड़ी है नहीं है। और म्यूजिक सिस्टम कैसा है? म्यूज़िक सिस्टम ठीक ठीक है। मैंने तो स्पीकर चेंज करवा लिए, मेरे पास रखे हुए थे रॉकफोर्ड के, और मैंने एक एम्प लगवा लिया, तो अभी म्यूज़िक सिस्टम मेरे लिए अच्छा है। लेकिन वो जो एक फ़ील आना चाहिए ना, क्योंकि बॉक्सी है गाड़ी, तो मज़ा नहीं आ रहा। जैसे 7 8 9 स्पीकर होने चाहिए, वो वाला पूरा फील नहीं है, और 10 लग या भी 12 नहीं स्पीकर सकता। का सेटअप। और हमने जब इसमें एक एडिशनल वूफर कम ये भी लगवाया, स्टीरियो वूफर बास, जैसे आजकल सेल्टोस और सबवूफर। क्रेटा में आता है ना, सब वूफर। हाँ। तो एक बालाजी करके है करोल बाग में, हम्म। बालाजी स्टोर, हमने उससे लिया JBL का रॉकफोर्ड का 6000 में। उसने 1-1.5 घंटे जैसे जदोजहद करके उसे लगाया, इंस्टॉल किया, बट उसका बेस इतना ज़्यादा था कि आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर हम दोबारा गए करोल बाग, और जब दोबारा गए ना, तब हमने उसे कंप्लेंट की और हमने खोल के चेक करवाया ऑटोमेजिक वाले से। जब उसने खोल के निकाला तो वो मैंने देखा इतना हल्का, और हमारी आंखों के सामने सामने। कब उसने फिट किया स्पीकर और फिर बोला कि एक छेद नहीं हो रहा है, मैं वापस होल करके लेके आ रहा हूँ, उसी टाइम उसने लोकल स्पीकर लगा दिया, जिसके कारण इसके म्यूज़िक सिस्टम की अस्तैसी हो गई। तो ये लोकल वाला जो है वो बालाजी वाले ने लगाया, ऑटोमेजिक वालों ने लगाया? बालाजी वालों ने। बालाजी वालों ने। ऑटोमेजिक का काम अच्छा है, लेकिन उनमें एक ही कमी है, उनके लड़के जो है ना बड़े सुस्त हैं। स्लो करते हैं। हाँ, बट उसके जो दोनों भाई हैं
दोनों भाई बहुत अच्छे हैं और रिगार्ड भी रखा उन्होंने। खास तौर से मैंने आपका नाम लिया, भला अमर भैया को जानते हैं, तो रिगार्ड भी किया उन्होंने। अब एक बात बताओ मुझे, जब करोल बाग की बात चल रही है, जैसे करोल बाग का आपका एक्सपीरियंस है, मैंने आपको जाने से पहले बताया था। आपने बताया, सच में वहाँ तो लूट है, और आपको है ना एक एक काम छांट के और दिन दिन में करवा लो। वहाँ तो शाम के 4 बजे के बाद रुकना नहीं चाहिए। वो लूट किस टाइप की है, थोड़ा सा वो लोगों को आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि आप एक कस्टमर हो, तो जिस कैटेगरी में आप हो, एक जॉब प्रोफेशनल में हो, इतनी अच्छी जॉब है आपकी, आप जब वहाँ जाते हो करोल बाग, तो आपको लगता है कि भाई जाना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए? वहाँ तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप पूरा मार्केट सर्वे करो। हर कोई कहता है कि मैं ओरिजिनल लगा रहा हूँ, मैं ओरिजिनल लगा रहा हूँ, वेयर एज 4-5 ही दुकानें होंगी जो वाकई ओरिजिनल सामान लगाती हैं और आपको बता के लगाती हैं, और बहुत ही कम दुकानदार ऐसे होंगे। जैसे मैं इसका सिस्टम चेंज कराना चाह रहा था, ये म्यूज़िक सिस्टम या वूफर, मेरे को ऑटो मैजिक वालों ने मना किया। हाँ, बट मैं अपनी जिद पे मैं कहा नहीं यार, मुझे म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए गाड़ी में, क्योंकि मैं क्रेटा में सुन चुका था। उससे पहले बेलिनो थी मेरे पास पेट्रोल। हाँ, वो स्पीकर मेरे पास रॉकफोर्ड के और कंपोनेंट स्पीकर जब से साथ ही चले आ रहे हैं। तो ऐसे दुकानदार बहुत कम मिलेंगे। प्लस सामान जो देखो, उसके साथ साथ एक चीज़ और, फिटमेंट किसका अच्छा है। मैंने ये देखा करोल बाग में, एक कोई भी जो टेक्नीशियन है, छोटा सा टेस्टर लेके पूरी गाड़ी खोल देता है और जगह जगह निशान आ जाते हैं। तो वो जो फाइन फिनिशिंग की बात है, वो बहुत कम दुकानों पे है, और हर कोई वहाँ ये कहता है लाओ जी हम ये कर देंगे, फिर वायर बिखेर देंगे। वहाँ होता क्या है कि जैसे कस्टमर वायर गाड़ी लेके काट पहुंचा, दिया। आपको मतलब जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज ना हो कि मेरी गाड़ी में क्या है, पहले सर्वे करो, ढूंढो, और सुबह 10 बजे पहुंच जाओ और शाम को 4 बजे काम खत्म और अपने घर। मैंने इवन आपसे तभी बोला बात भी है। था कि गाड़ी खरीदने के बाद आप ना गाड़ी को 15-20 दिन चलाओ। और आप 5 मिनट भी गाड़ी छोड़ नहीं सकते। 5 मिनट में गए तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपकी गाड़ी का ओरिजिनल सामान कहाँ गया। एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है करोल बाग में। वहाँ वो उनकी गाड़ी तो होती नहीं है, हाँ। उनके लिए तो सब गाड़ी एक बराबर। उनका काम है गाड़ी जाती खोल के फैला दो ताकि कस्टमर इलझ जाए आपकी दुकान पे, ये भी है एक प्रॉब्लम। आप फिर छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि आगे किसी भाई को स्कॉर्पियो का, महिंद्रा का काम करवाना है, तो वो ऑटो मैजिक में हिमांशु और जितेन है, हाँ, जितेश सॉरी, तो उनसे करवा ले, लेकिन उनसे बात करें कि उनके लड़के एकदम प्रॉपर काम करके दें। हाँ, उनके सर पे खड़ा होना पड़ता है। हाँ, अभी जैसे मैंने गाड़ी में स्पीकर चेंज करवाया या ORVM लगाया, तो उनके लड़कों ने इतना अच्छा काम किया, मैं टेक्निकली बताऊंगा। उन्होंने एक भी वायर गाड़ी का ओरिजिनल नहीं कट किया, उन्होंने सारी वायरिंग नहीं डाली और उसको बांधा और उसको जोड़ा, तो इससे मेरी गाड़ी की वारंटी अफेक्ट नहीं हुई। ये मेरे को चीज़ पसंद आई हिमांशु और जितेश की। सीट कवर मैंने लगवाए, बहुत महंगे लगे, 22-23 हज़ार रुपये के लगे। हालांकि आप तो मना कर रहे थे, हाँ, बट 2-3 बारी क्या हुआ, चाय बिखर गई, और एक दिन हम दोस्तों के साथ जा रहे, पैक सैक बिखर गए, तो वो अलग सा ही एक निशान दिखने लगा। इसलिए फिर मैंने सीट कवर का पैसा इन्वेस्टमेंट किया नहीं। और ये भी 3rd टाइम में। अब आ रहा हूँ मैं बालाजी वाले से, हमारा बहुत झगड़ा हुआ वहाँ कि ये तूने चेंज किया और है, और लास्ट में उसने 6800 रुपये का हमें कार्ड दिया। फिर हमने ऑटो मैजिक से बात करके उससे 2 LED खरीदे, जो आजकल बल्ब आते हैं ना, और वो उसको दिए। तो हिमांशु ने मेरे लिए ये भी किया कि वो पैसा चलो 500-700 रुपये काट के मेरा मोटा मोटा पैसा रिकवर हो गया। तो ये एक अच्छी बात थी। तो मैं कहूँगा कि ऑटो मैजिक से करवाएं, बस थोड़ा पहले चले जाएं और उनके लड़कों के पीछे पड़े रहें, क्योंकि उनके पास काम इतना ज़्यादा है। महिंद्रा का यदि काम करवाना हो, हमने होंडा सिटी का भी काम करवाया, वहाँ एक बाजू में ही था। सीट कवर वगैरह देखे मैंने, 7-8 हज़ार रुपये में लगा दिए, लेकिन पूरा दिन खा गए खाली सीट कवर में। तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। फिर हमने एक शॉप पे और भी देखा, परफ्यूम ली वहाँ 1250 रुपये की। आपने काफ़ी कुछ ट्राई करा? हाँ, मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया। परफ्यूम ली, वो 2 दिन तो स्मेल आई गाड़ी में और घर में, उसके बाद वो स्मेल अब देखो अब है ही नहीं। वो फ्रेगनेंस गायब है, फ्रेगरेंस ही गायब है। अब जाऊंगा कभी तो सरदार जी को कहूँगा कि क्या फ्रेगरेंस दिया, पानी में घोल के दिया। हाँ, वो मतलब डुप्लीकेट था वो। हाँ। तो मैं इसके अलावा एक ये भी कहूँगा कि जो लोकल में हो, जैसे मोदी नगर है, मेरठ में लोकल है, या गाज़ियाबाद में लोकल है, जिनके पास 1-2 ही गाड़ी जाती हैं, हाँ, आप बेटर है कि वो 200-400 रुपये आपसे ज़्यादा लेंगे या 1000 रुपये का फ़र्क होगा, बट बेटर में अपने लोकल और जानकार बंदे से काम करवाएं और उसको समझा दें। करोल बाग जाना मेरे ख्याल से टाइम वेस्टिंग है। या फिर आपकी गाड़ी में काम ज़्यादा हो। या काम ज़्यादा हो,
है ना, कि बेस से टॉप मॉडल ही बन रही है, काफ़ी कुछ है गाड़ी में चेंज उसमें भी आपको छांटने पड़ेंगे। हम्म। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हैं, हाँ। लेकिन रियल काम करने वाले बहुत कम हैं। अब मुझे एक चीज़ और बताओ, जैसे ये तो गाड़ी की और काफ़ी सारी बातें हो गई, और क्या क्या नेगेटिव लगा आपको, कि जैसे हेडलाइट का थ्रो उतना इफेक्टिव नहीं है, म्यूजिक सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं था, कोई एक और? कमी और लगी मुझे, 20 लाख रुपए की गाड़ी होने के बाद इसमें स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं है, और मैं बहुत मिस करता हूँ। हाँ, इंजन स्टार्ट हाँ, स्टॉप होना मेरी चाहिए। क्रेटा में था और इसमें नहीं है। हम्म। तो यदि ORVM और महिंद्रा इसमें स्टार्ट स्टॉप का बटन दे दे, हाँ, और एक वाईफाई चार्जर, आजकल कोई बड़ी डील नहीं है, वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर, तो कोई बड़ी डील नहीं है। ये काम यदि महिंद्रा कर देता है इसी गाड़ी में अपग्रेड, तो मैं सोचता हूँ ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। 20 लाख रुपए के अंदर फिर इससे अच्छी गाड़ी नहीं है। तो जैसे आपने गाड़ी खरीद ली, चला भी ली, एक्सपीरियंस भी कर लिया, अब मुझे बताओ, अगर आपके पास दोबारा से 21 लाख रुपए हो, ठीक है, और आप दोबारा से प्लान कर रहे हो गाड़ी लेने का, तो आप यही गाड़ी खरीदेंगे या आप कहीं और जाएंगे? मैं इससे थोड़ा अपग्रेड करूँगा अपने आप को। सेम बजट में? कोशिश करूँगा सेम बजट में अपग्रेड करने की। ये गाड़ी मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक में वो लगी कि गाड़ी जैसे कि कोई ज़्यादा लगा बड़ी है। ना दे, कोई और है, हाँ। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आदमी के पास दो तरह की गाड़ी हो। फैमिली के लिए कहीं लंबे पे जाना हो और हाईवेज़ पे चलना हो, हाँ। तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ। तो मैं इसे कंसिडर कर सकता हूँ, या इसकी टक्कर की कोई और गाड़ी को। ठीक है। और अदरवाइज़ जैसे हम लोग मेनली तो 4 ही लोग ट्रैवल करते हैं, मम्मी पापा तो बहुत कम आते हैं। पर गाड़ी लेने का एक कारण ये भी था कि कल को वो आए तो मैं, मेरे माँ, पिताजी, मेरी दोनों बेटियाँ, वाइफ, हम सब एक ही गाड़ी में ट्रैवल करें और हम घूम फिर के आएँ। गाड़ी लेने का मकसद भी यही था। और अदरवाइज़ यदि थोड़े से 8-9-10 लाख रुपए और हो जाएं, तो मैं हुंडई टूजोन पे जाऊँगा। हुंडई टूसोन पे जाना पसंद करोगे? मेरे को प्रीमियम। उस गाड़ी का जो प्रीमियमनेस है ना, मेरे को बहुत पसंद आया। तो अभी ये गाड़ी मात्र चली है लगभग 2800 किलोमीटर। 2800। जब आप इसको 20,000 30,000 चला लोगे, एक दो सर्विस का एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा, आफ्टर सेल सर्विस अभी पहली सर्विस हुई, अच्छा रहा। वो तो नॉर्मल जनरल चेकअप है। हाँ, जनरल चेकअप है, लेकिन फिर भी जैसे क्लीनिंग इश्यूज़ वगैरह और है, मेरे को इस तरह के कोई इश्यूज़ आए नहीं, और अच्छे से उन्होंने चेक किया। मैंने एक छोटी अच्छा, सी एक सवाल कंप्लेंट रह की गया थी। मेरा। हाँ, आपने इसको अभी तक कितनी स्पीड तक मैक्सिमम चलाया है? सच कहूँ, हाँ सच। 215 215, यानी कि आपने तो 5 किलोमीटर चलाई मैंने 215 ऑन हाईवे, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा इस गाड़ी में। ये स्मूथनेस है इस गाड़ी की। और 185 पे 10 किलोमीटर चलाई, फिर मेरे को लगा कि मेरा चालान कट जाएगा, और मैंने थोड़े से इसे डरे धीरा आप। कर लिया। हाँ, डर लगा। डर इसलिए कि बहुत हाई स्पीड थी, और जबकि 215 हुई ना, तो मेरी दोनों बेटियां गाड़ी में पीछे सो रही थी। पता नहीं था उनको। हाँ, और कंफर्ट की एक बात करूं तो इतना ज़्यादा कंफर्ट है इस गाड़ी में, कई बार नींद आने लग जाती है। तो इस गाड़ी को चलाने से पहले फिर मैं कोशिश करता हूं कि 8 घंटे सोऊं और फिर चलाऊं। अच्छा, 215 आपने चलाई, ये फुल स्पीड थी या इससे ऊपर भी गुंजाइश? इससे ऊपर भी बहुत गुंजाइश है। बहुत कितनी, वो मतलब 220 पे तो मीटर ही खत्म है। नहीं, इसका तो 260 से भी ऊपर है, ये डिजिटल है। अच्छा हाँ, डिजिटल है ये। तो मैं जब देख रहा था तो उसमें 260 तक दिखा रहा जब था। चाबी ऑन करते हैं हाँ तब दिखाता है 260। हाँ, तो मतलब आपको तो लग जा रहा था कि सकती और भी थी। जा सकती है। हाँ। ये चीज़ क्रेटा तो नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं, क्रेटा तो 170 पे मतलब यूँ बोल दो कि लास्ट हिल जाती है। 170 वो तो ऐसे लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा और बाहर का। जो बाहर की रोड नॉइस है, यानी कि NVH लेवल्स जो है, वो कैसे हैं गाड़ी के? बेटर है, उतनी ज़्यादा रोड की आवाज़ नहीं आती है। बीच लेवल ठीक लगे, बट आप कहेंगे तो मैं इसे और गौर करता हूँ। लेकिन अभी जैसे वृंदावन गया मैं, या 2-3 बारी हम दिल्ली गए, अभी मेरठ पहाड़ों की ट्रिप रह एक्सप्रेस रही वे, है। पहाड़ों की ट्रिप रह रही है, वहाँ परफॉर्मेंस चेक करनी है। ऑन रोड हाईवे पे नो डाउट गाड़ी की अच्छी है, और 5वें और 6ठे में जब आफ्टर 100, 120, 40 तक आती है ना गाड़ी, तो आनंद आता है। मतलब वो 140, 150 तो कुछ समझती ही नहीं है गाड़ी। वो 6th गियर का बेनिफिट है। हाँ, 6 गियर टेक्नोलॉजी भी नहीं थी मारुति की, जो आप मेरे से पूछ रहे थे, हुंडई की और ये सॉरी मारुति की ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइरेडर। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं जा रहे 6 गियर टेक्नोलॉजी में। गाड़ी मांगती भी है बल्कि 5वें गियर में ही रह जाते हैं वहाँ। तभी तो माइलेज बढ़ता है गाड़ी का, जब आप एक लेवल पे RPM को ट्यून करके एक गियर एक्स्ट्रा देते हो। इसका लो एंड बहुत अच्छा है। और यदि कोई मजबूरी हुई तो फिर भी मैं मतलब जैसे कहते हैं ना कि 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए आदमी के पास, एक बड़ी और एक छोटी। यदि आपको लोकल में ट्रैवल करना है तो मैं जैसे स्विफ्ट है ये नहीं,
या बेलिनो है या फ्रोंक्स कुछ भी? हैं, या फ्रोंक्स हो गई। यदि आपको थोड़ा एसयूवी वाला फील लेना है तो उस तरह की गाड़ी ले लो आप, नॉर्मल फीचर में, कोई ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप चलाओ। लेकिन बड़ी गाड़ी में या जैसे एक ही गाड़ी रखनी हो तो अभी जैसे मेरा हुंडई टूजोन, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। जब भी मैं कभी गाड़ी लूँगा तो मैं हुंडई टूजोन या उससे बेटर उसके लेवल की गाड़ी लूँगा। हाँ, मतलब अपर चले जाओगे। हाँ, ठीक है। लाइफ एक ही बार मिलती है। हाँ उसे ठीक से एंजॉय करो। हाँ, अभी अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी नहीं एक्सीडेंट होती तो मैं सोच रहा था कि कभी टेस्ला आएगी तो इलेक्ट्रिक लूँगा, टेस्ला की वो भी आएगी, हैं, वो भी आएगी। तो देखते हैं। लेकिन रनिंग ज़्यादा है, अभी इलेक्ट्रिक स्टेशंस नहीं है, मैंने इसीलिए बैटरी वाली को उसको छोड़ा है अभी। नहीं वैसे भी आप जिस फेज में ये डीजल गाड़ी चला रहे हो आप लकी हो, इसके बाद शायद मौका भी ना मिले। और आप हाँ, शायद ये 215, हो सकता है आखिरी डीजल गाड़ी हो मेरी। हाँ पेट्रोल लवर हूँ ये मैं, शायद लास्ट डिकेड चल रहा है डीजल गाड़ियों का। पेट्रोल लवर हूँ मैं, पेट्रोल की गाड़ी बहुत पसंद है। लेकिन क्रेटा चलाई ना तो उसके बाद और कोई गाड़ी नहीं पसंद है, यही कारण है 6 महीने लगे। इवन MG हेक्टर देखी और है, पर पता नहीं वो फील सा नहीं आया मुझे। MG हेक्टर का क्लच भी हार्ड, पेट्रोल तो ठीक है, और फिर इतनी हाई एंड सेंसर्स लगे हुए हैं गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप बार बार सर्विस सर्विस स्टेशन सेंटर जाओ में चक्कर लगाते रहो। एंड इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम। अभी वो सिस्टम की इफेक्टिवनेस नहीं आई। फीचर तो दे दिए उन्होंने, लेकिन जैसे आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में यहाँ एक स्विच होता है, टैबलेट में लगाया और उनका पूरा सॉफ्टवेयर में, तो इमीडिएटली वो पकड़ नहीं पाते कि क्या कमी है। ECU में लगाते हो लैपटॉप को और डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करते हैं, लेकिन वो डायग्नोज में सेंसर्स बहुत कम डिफ़ॉल्ट दिखाते हैं, और जबकि सेंसर के कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे थी हमारे सामने XUV 700 AX5 7 सीटर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन। अमित जी ने यहाँ पे अपना एक अनबायस्ड होके एक ट्रू जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू आप लोगों के सामने शेयर किया, जो कि काफ़ी डिटेल्ड में किया है। अगर आप भी एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं 15 से 20 लाख रुपए के बजट के अंदर, और आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं किस तरफ जाऊँ, तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी दिखाइए। मुझे लगता है कि आपका काम हो एक जाएगा। चीज़ और कहना चाहूँगा जी यदि मुझे मौका मिला जी और मेरी ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है विद इन 100 किलोमीटर, तो मैं एक दिन स्कॉर्पियो एन भी लाऊंगा इसके साथ में। अच्छा, नो पेट्रोल में? डीजल पेट्रोल भी ला सकता हूँ। हाँ, इसमें आपका रियर व्हील ड्राइव का सपना रह गया। रियल व्हील ड्राइव का सपना रह गया। वो पहाड़ों के लिए और उनके लिए बहुत अच्छी है, और मैं अक्सर पहाड़ों में मेरी विजिट बहुत होती है। और जिस तरीके की ये रोड है ना, इस तरीके के रास्तों पे वो गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। और उसमें फैल्कन के टायर लगाऊंगा, 14-15 हज़ार रुपये का एक टायर आता है उस गाड़ी का। फिर उसके बाद लुक देखना, फॉर्च्यूनर फेल है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अभी भी कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।